एडुअर्थ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नए चैप्टर नए सब्जेक्ट बायोलॉजी की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी का वेटेज अभी आने वाला जितने भी एग्जाम है, चाहे वो एईडीयू हो, बिहार दरोगा हो, CGL-4 हो या इंटर लेवल हो, उन सब में बायोलॉजी का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। अब हैंड रिटन नोट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हैंड रिटन नोट से मतलब बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके सिलेबस के बारे में हम लोग देखते हैं। इस जितना मैं बता रहा हूँ हैंड रिटन नोट से, कि इससे अगर कर लीजिए तो फिर अदर आपको बायोलॉजी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं, बायोलॉजी का सिलेबस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि क्या है इंट्रोडक्शन बायोलॉजी के लिए। उसके बाद सेकंड चैप्टर है कि न्यूट्रिशन यानी पोषण क्या होता है, मनुष्य में वगैरह पोषण से संबंधित क्या क्या है, उन सारे चीजों को देखेंगे। उसके बाद मिनरल्स और विटामिन के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड के बारे में भी देखेंगे हम लोग, इंडोक्राइन एंड ग्रैंडुलर सिस्टम के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है स्केलेटन सिस्टम, यानी कि जो भी हड्डी वगैरह का निर्माण वगैरह होता है, कितना हड्डी है कितना नहीं है, सारे चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन के बारे में, यानी कितने नस है क्या है कैसे, हर एक चीज को देखेंगे। उसके बाद सेंसोरी ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन डिजीज। उसके बाद सेल के बारे में देखेंगे हम लोग। सेल के बाद आपको टिश्यू, जेनेटिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के बारे में देखेंगे कि आपको प्लांट किंगडम क्या होता है, एनिमल किंगडम क्या होता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होता है, प्लांट हार्मोन या प्लांट डिजीज यानी प्लांट में कौन कौन सा रोग पाया जाता है या रोग होता है, सॉरी पाया जाता है नहीं, कौन कौन सा रोग हो सकता है या होता है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट, रिसर्च मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह आपको देखेंगे, इन्वेंशन वगैरह के बारे में। चलिए, तो ये हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आता है। तो देखिए, आपको सबसे पहले टू क्लास किंगडम, यानी कि टू क्लास जो किंगडम है, इसका सबसे पहले किसने ये दिया था टू क्लास किंगडम, ये कार्लस लिनियस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? कार्लस लिनियस। तो ये टू क्लास जो किंगडम है, इसमें दो चीज के बारे में बताइए, एक प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। प्लांटी मतलब पेड़ पौधे से संबंधित है और एनिमेलिया मतलब वो एनिमल से संबंधित है। और इसके कार्लस लिनियस के जो बुक है, उस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरिया। ठीक है, तो उसके बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरिया। उसके बाद फादर ऑफ टेक्सोनोमी, वर्गीकी का जनक, यानी कार्लस लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी जाना जाता है। तो अभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फादर ऑफ या वर्गीकी का जनक किसको बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है? कार्लस लिनियस को। उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री क्लास किंगडम, यानी ये थ्री क्लास किंगडम जो क्लासिफिकेशन है, ये किसके द्वारा दिया गया था? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। ठीक है, और अर्नेस्ट हैकल कहाँ का व्यक्ति था? ये जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने ही, अर्नेस्ट हैकल ने ही इकोलॉजी शब्द को पहली बार दिया था, यानी कि इकोलॉजी शब्द के जनक किसको बोला जाता है? अर्नेस्ट हैकल को। और थ्री क्लास किंगडम में हम किसको किसको रखेंगे? तो एक प्लांट को रखते हैं, दूसरा एनिमेलिया को और तीसरा प्रोटिस्टा को रखा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है इकोलॉजी शब्द का जनक, यानी इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? तो किसने दिया था? आपको अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। ठीक, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, फादर ऑफ इकोलॉजी एवी हम्बोल्ट को बोला जाता है। फादर ऑफ इकोलॉजी किसको बोला जाता है? एवी हम्बोल्ट को बोला जाता है। उसके बाद आप देखिए, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा को बोला जाता है। ये वेरी वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा आप लोग, कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा को बोला जाता है। फादर ऑफ इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम जैव विविधता के, सॉरी इकोसिस्टम के फादर किसको बोला जाता है? एजी टांसले को बोला जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, कह रहा है कि फोर क्लास किंगडम, यानी कि फोर क्लास किंगडम को किसने बांटा था? तो यानी फोर क्लास किंगडम बांटने वाले व्यक्ति का नाम है एच.एफ. कोपलैंड। एच.एफ. कोपलैंड। तो कौन कौन सा हो जाएगा फोर क्लास में? उसमें प्लांट आता है, एनिमेलिया आता है, प्रोटिस्टा आता है
और चौथा एक मोनेरा जुड़ जाता है, ठीक है। और ये तो हम लोग पढ़ते ही हैं कि 5 क्लास किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर ने बांटा था, और इसी के बारे में हम लोग ज्यादा जानते हैं। कौन कौन हो गया? प्लांट हो गया, एनिमेलिया हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, मोनेरा हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, आते हैं हम लोग अगले पे। कह रहा है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसने लिखा था? किसको बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी? अरस्तु को बोला जाता है। इसके बुक का नाम है हिस्टोरिका एनिमेलिया। तो कहा जाएगा कि हिस्टोरिका एनिमोलिया जो किताब है वो किसकी रचना है? तो अरस्तु की है। और इसमें 500 जंतुओं का वर्णन है। ये आप लोग वीवीआई है, ये आप लोग याद रखिएगा। बायोलॉजी वर्ड का प्रयोग करने वाले पहला व्यक्ति कौन थे? लैमार्क। यानी लैमार्क के द्वारा बायोलॉजी शब्द पहली बार प्रयोग किया गया था, ठीक है। फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ बोटनी किसको बोला जाता है? थियोफ्रेस्टस को। इनके बुक का नाम है, यानी थियोफ्रेस्टस के बुक का नाम है हिस्टोरिका प्लांटेरियम। हिस्टोरिका प्लांटेरियम किसके बुक का नाम है? तो थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बोटनी बोला जाता है। जबकि फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है? अरस्तु को बोला जाता है। यहां से बस आप लोग स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए तो 99% फैक्ट आपको यहीं से याद हो जाएगा। अब देखिए, फादर ऑफ मेडिकल साइंस हिपोक्रेट्स को बोला जाता है। फादर ऑफ मेडिकल साइंस हिपोक्रेट्स को आपको पता होना चाहिए। जितने भी डॉक्टर होते हैं ना, वो हिपोक्रेट्स का पहले मतलब जो शपथ, इसी के नाम से शपथ लेते थे, लेकिन अब चरक के नाम से शायद लेते हैं। फादर ऑफ होम्योपैथी सैमुअल हैनीमैन को बोला जाता है। फादर ऑफ होम्योपैथी किसको बोला जाता है? सैमुअल हैनीमैन को। तो होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक। देखिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है। जो मटर के प्लांट में जीन की खोज किसने किया था? यही ग्रेगर मेंडल के द्वारा मटर के प्लांट में जीन का खोज किया गया था। जबकि मटर का साइंटिफिक नेम क्या है? तो पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम मटर का साइंटिफिक नेम है। क्लियर? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। जीन नाम दिया, यानी जीन शब्द दिया किसने? जोहानसन ने। अब ध्यान रखिए कि मटर में जीन की खोज किसने किया था? तो ग्रेगर मेंडल। लेकिन जीन नाम किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था, ठीक है। इन जंपिंग जीन की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये आप लोग मुझे कमेंट में आंसर दीजिए कि जंपिंग जीन की खोज किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। फादर ऑफ इवोल्यूशन, फादर ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन को बोला जाता है। इनके किताब का नाम है ऑन ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। ऑन ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किनके किताब का नाम है? ऑन ओरिजिन ऑफ स्पेसीज चार्ल्स डार्विन के बुक का नाम है, ठीक है। और इन्होंने ही, चार्ल्स डार्विन ने ही एक दिया था थ्योरी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? आपको चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है प्रतिरक्षा प्रणाली के जनक, यानी फादर ऑफ जो प्रतिरक्षा प्रणाली होता है उसके जनक कौन है? एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर, और यही एडवर्ड जेनर है जिन्होंने चेचक के टीके की खोज किया था। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, ठीक है। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को बोला जाता है। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको बोला जाता है? रॉबर्ट हुक को। डेड सेल का खोज, यानी देखे दो चीज आता है कि एक पूछेगा फादर ऑफ साइटोलॉजी तो रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट हुक के द्वारा ही डेड सेल की खोज किया गया था। डेड सेल की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। ये कॉर्क की छाल में खोजा गया था। किसके छाल में? यानी कि कॉर्क की छाल में डेड सेल का खोज किसने किया था? डेड सेल की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। जबकि रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी एंड कलरा के जीवाणु की खोज किया गया था। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि टीबी और कलरा के जीवाणु का खोज तो रॉबर्ट कोच के द्वारा, जबकि न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, आपको हमेशा हर एक एग्जाम में पूछ देता है।
फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोला जाता है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने पहली बार जीवित कोशिका की खोज की। अब देखिए एक क्वेश्चन आएगा कि मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक। पूछ देगा जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ल्यूवेनहॉक के द्वारा। एंटोनी एवी, इनको बोला जाता है ए वी ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एवी ल्यूवेनहॉक, यानी जीवित कोशिका की खोज एवी ल्यूवेनहॉक, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा। इसे माइका प्लाज्मा नामक बैक्टीरिया में इन्होंने खोजा था। यानी जीवित कोशिका की जो खोज इन्होंने किया था किस बैक्टीरिया में किया था? तो माइकोप्लाज्मा नामक बैक्टीरिया में जीवित कोशिका की खोज एवी ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। जबकि मृत कोशिका की खोज आपको कर्क की छाल में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। क्लियर? ये आप लोग जाना, ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा। अब चलिए कुछ हम एक्स्ट्रा फैक्ट आपको लिखे हैं जो आपको जरूरी है, और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें से इस एक पेज से कम 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन न आए। तो चलिए, भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक लालजी सिंह को जाना जाता है। भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक किसको जाना जाता है? लालजी सिंह को। दुनिया में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक किसको जाना जाता है? एलेक जे फ्रेमस को। जे फ्रेमस को, यानी कि दुनिया में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक एलेक जे फ्रेमस को जाना जाता है। वर्गीकी का जनक कार्लस लिनियस को। सूजन शास्त्र का जनक फ्रांसिस गैल्टन को जाना जाता है। सूजन शास्त्र के जनक किसको? फ्रांसिस गैल्टन को। जबकि चिकित्सा के जनक हिप्पोक्रेट्स को जाना जाता है। अब आइए, उत्परिवर्तन के जनक ह्यूगो डू ब्रिज, यानी उत्परिवर्तन का सिद्धांत भी किसने दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डे ब्रिज को दिया, मतलब बोला जाता है। जीवाश्म विज्ञान के जनक लियोनार्डो दा विंसी को बोला जाता है। यही इन्होंने ही मोनालिसा का जो फोटो था, मोनालिसा का जो पेंटिंग था ना, इन्होंने ही बनाया हुआ था फोटो। मोनालिसा का फोटो कौन? लियोनार्डो दा विंसी। रक्त परिसंचरण के जनक विलियम हार्वे को जाना जाता है। पैथोलॉजी के जनक रुडोल्फ विर्चोव को जाना जाता है। रक्त समूह के जनक लैंड स्टीनर को जाना जाता है। इसी को बोला जाता है रक्त का खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर। आधुनिक वांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को। विषाणु विज्ञान के जनक डब्ल्यू स्टैनली को। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर को। सूक्ष्म जैविकी के जनक ल्यूवेनहॉक को। पारिस्थितिकी के जनक ओडम को। जीवाणु विज्ञान के जनक लुई पास्चर को। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के जनक पॉली बर्ग को। ये एक साथ आपको इतना सारा फैक्ट मिल रहा है, इसको आप लोग 2 बार 3 बार याद कर लीजिए। भारतीय चिकित्सा पद्धति के जनक चरक को जाना जाता है। भारतीय शैल्य चिकित्सा के जनक किसको? सुश्रुत को। जब चिकित्सा पद्धति के जनक तो चरक, और शैल्य चिकित्सा को तो सुश्रुत। भारतीय पूर्वास भारतीय पूर्वांशीयति विज्ञान के जनक बीरबल साहनी को जाना जाता है। ठीक है, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक आर मिश्रा को जाना जाता है। विकासवादी विचारों के जनक एमपी डोक्लेम को जाना जाता है। किसको? विकासवादी विचारों का जनक एमपी डोक्लेम को जाना जाता है। सूक्ष्मदर्शिकी के जनक आपको मार्सेलो मालपिघी को जाना जाता है। आई बात समझ में? पादप क्रिया विज्ञान के जनक क्रिस्टोफर हेल्स को जाना जाता है। तो ये सारा फैक्ट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक और आता है, जीवाश्म विज्ञान के जनक लियोनार्डो दा विंसी को जाना जाता है। किसको? जीवाश्म विज्ञान के जनक। एक और आया था लियोनार्डो दा विंसी, ये आपको जीवाश्म विज्ञान के जनक मैंने पहले ही बताया था, तो यहीं पर दिया हुआ है। जीवाश्म विज्ञान के जनक किसको? लियोनार्डो दा विंसी। फादर ऑफ वेरियोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान के जनक तो WM वेजेरिनक को जाना जाता है विषाणु विज्ञान के जनक। पहला पैथोजिन का खोज इन्होंने ही किया था। पैथोजिन का खोज किसने किया था? वेजेरिनक ने किया था।
विषाणु की खोज इनोवास्की के द्वारा किया जाता है। ये टोबैको मोजैक वायरस होता है ना, जो तंबाकू की जो पत्ती थी उसमें ही इन्होंने इनोवास्की के द्वारा आपको टोबैको मोजैक वायरस की खोज की गई थी। ठीक है, अब आइए हम एक देखते हैं कैलकुलेटिंग ऑफ एज, यानी एज का काउंट कैसे किया जाता है। तो अब देखिए, जब पहाड़ पर्वत का एज अगर देखना हो तो रेडियोलॉजी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? रेडियोलॉजी के द्वारा किया जाता है। उसके मतलब कि पहाड़ का एज की गणना किसके द्वारा किया जाएगा? तो रेडियोलॉजी के द्वारा किया जाएगा। जबकि ग्रहों का, जैसे पृथ्वी का, चंद्रमा का, आपको बृहस्पति का, तो ये यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है ग्रहों के निर्माण की गणना। जबकि जीवाश्म उग्र होता है कि किसी पेड़ का उम्र, मतलब कि कोई भी जीवाश्म उग्र है उसके उम्र किससे? तो कार्बन 14 के द्वारा उसकी जानकारी ली जाती है। जबकि पादप प्लांट उग्र होता है कि कोई पेड़ का उम्र कितना है, तो वृत्ताकार वल है, यानी मान लीजिए ये पेड़ हो गया, ठीक है, अब ये पेड़ का ये हो गया, तो इसमें ना बहुत सारा रिंग पाया जाता है, ऐसे छोटे छोटे रिंग पाया जाता है। इसी रिंग को गिन करके जितना ये रिंग होता है ना, नंबर ऑफ रिंग्स, उतना साल उसका उम्र होता है। तो ये क्लियर हो गया कि जब पूछेगा रॉक्स का एज रेडियोलॉजी से, प्लैनेट का एज यूरेनियम से, फॉसिल्स का कार्बन C14 के द्वारा, और पादपों का एज तो कैलकुलेटिंग रिंग के द्वारा, यानी वलय को गिन करके हम उसकी गणना करते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो स्टडी ऑफ रॉक्स होता है यानी पर्वतों का अध्ययन, पेट्रोलॉजी कहलाता है। पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। विटामिन का खोज किसने किया था? फंक के द्वारा किया गया था। विटामिन सी शरीर में स्टोर नहीं रहता और टॉयलेट से बाहर निकल जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, विटामिन जो बी होता है, बी यानी कि जो विटामिन वाटर में सोलूबल होता है, पीसीबी, वाटर सोलूबल 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 विटामिन, तो वाटर सोलूबल विटामिन जो होता है पीसीबी होता है। पी आपको जो होता है ना, विटामिन पी होता है, विटामिन सी होता है और विटामिन बी होता है, ये वाटर सोलूबल विटामिन होता है। और जब विटामिन सी होता है वो शरीर में स्टोर नहीं होता, वो टॉयलेट के द्वारा निकल जाता है। वाटर सोलूबल जो विटामिन से पीसीबी है, ठीक है। फैट सोलूबल ADE यानी कि जो वसा सोल्यूबल विटामिन होता है वो विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है और विटामिन के होता है। लेकिन पानी में घुलनशील विटामिन, विटामिन पी हो गया, विटामिन सी हो गया और विटामिन बी हो गया। ये हमेशा आपको पूछता है, आप ध्यान रखिएगा। विटामिन डी के खोजकर्ता कौन से? तो MC कोलम थे। विटामिन डी के खोजकर्ता MC कोलम। जबकि विटामिन ए के खोजकर्ता हॉपकिंग्स थे। विटामिन ए के खोजकर्ता कौन थे? हॉपकिंग्स। विटामिन बी पसीने से निकलता है। आई बात समझ में? विटामिन बी किससे निकलता है? पसीने के द्वारा। जबकि विटामिन सी किसके द्वारा? वो टॉयलेट के द्वारा बाहर निकल जाता है। यूनिट ऑफ किडनी, यानी यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन को बोला जाता है। इसीलिए जिसको किडनी का बीमारी होता है ना, वो किस डिपार्टमेंट में दिखाता है? तो नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में वो दिखाता है। स्टडी ऑफ किडनी क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विलियम हार्वे को बोला जाता है। फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसको? विलियम हार्वे को। स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। तो वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड हार्ट डे। स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी कहलाता है। यानी स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है? यानी टिश्यू का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो हिस्टोलॉजी यानी टिश्यू का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो मार्सेलो मालपिघी के द्वारा किया गया था, मार्सेलो मालपिघी के द्वारा। ठीक है, चलिए अब अगला भी कुछ वर्ड है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन सा है? चलिए, इक्थियोलॉजी जो होता है, इक्थियोमोलॉजी तो मत्स्य की संरचना और कार्यिकी का अध्ययन, कार्यिकी या मत्स्य की संरचना का अध्ययन इक्थियोमोलॉजी कहलाता है। सर्पेटोलॉजी सांपों का अध्ययन, हर्पेटोलॉजी उभयचर या सरीसृपों का अध्ययन कहलाता है, हर्पेटोलॉजी। और ये रेंगने सरीसृप किसको? तो रेंगने वाले जीव को सरीसृप बोला जाता है। आई बस में आर्निथियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। डर्मेटोलॉजी त्वचा और इनके रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी कहलाता है। क्लियर? ये हो गया ट्रोफोलॉजी पोषण और विधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोफोलॉजी कहलाता है। ट्रोफोलॉजी पोषण और विधियों का अध्ययन।
टैटोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन कहलाता है। टैटोलॉजी, टैटोलॉजी क्या कहलाता है? उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टैटोलॉजी। आपको पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी क्या कहलाता है? पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है। जनसंख्या और मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन जनांकीकी कहलाता है। ठीक है। अब कुछ शब्द आता है जिससे मतलब बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आता है। मधुमक्खी पालन या शहद उत्पादन एपीकल्चर कहलाता है। आपको पक्षी पालन एविकल्चर, मत्स्य पालन पिसिकल्चर, आपको रेशम कीट पालन सेरिकल्चर, वन संवर्धन सिल्वीकल्चर, आपको स्पंज संवर्धन स्पॉन्जिकल्चर, आपको फूलों की खेती जो होता है ना ये फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। आपको सब्जियों की खेती जो होती है ओलेजिकल्चर। ओलेजिकल्चर सब्जियों की कृषि कहलाती है। जबकि वृक्ष और झाड़ियों की कृषि करना आर्बोरिकल्चर कहलाता है। कौन सा कल्चर? आर्बोरिकल्चर। ये ध्यान रखिएगा। जबकि हॉर्टिकल्चर होता है इससे फूलों का अध्ययन सब्जी और मसालों की खेती का अध्ययन कहलाता है। जबकि पोमोलॉजी होता है फलों की कृषि का अध्ययन, यानी फलों की कृषि क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। एग्रोनॉमी फसलों की खेती को एग्रोनॉमी बोला जाता है। फसलों की खेती को क्या बोला जाएगा? एग्रोनॉमी। जबकि ऑस्ट्रीकल्चर जो होता है, कौन सा कल्चर? ऑस्ट्री। ये व्यापार हेतु सीपों का कृत्रिम प्रजनन कराया जाता है। सीपों का कृत्रिम प्रजनन क्या कहलाता है? आपको ऑस्ट्रीकल्चर। आई बात समझ में? ओलिकल्चर जैतून का उत्पादन कहलाता है। कौन सा? ओलिकल्चर ओलिविकल्चर जैतून का। एक्चुअली ना जैतून का इंग्लिश नाम ऑलिव ऑयल कहलाता है। ठीक है। तो इसी से ओलिकल्चर हो गया। हेलिकल्चर घोंघे का संवर्धन। घोंघा जो आप देखें, घोंघा जो गांव में होता है जिसको ऐंठा घोंघा बोला जाता है, तो क्या कहलाता है? उसका संवर्धन यानी उसका उत्पादन आपको हेलिकल्चर कहलाता है। अंगूर का खेती तो आपको पता है बीटीकल्चर कहलाता है, यानी बीटी उत्पादन। जबकि मेरीकल्चर एक आता है, तो मानव उपयोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन। मेरीकल्चर दो आता है, एक आता है मोरीकल्चर और एक आता है मेरीकल्चर। तो जब पूछेगा मेरीकल्चर तो ये मानव पर उपयोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन कहलाएगा क्या? मेरी कल्चर। आई बात समझ में? और एक आता है मोरी कल्चर। दोनों में ध्यान रखिएगा, जब आएगा मेरी कल्चर, कौन सा? मेरी कल्चर, तो मानव अपने खाने पीने के लिए समुद्री जीवों का संवर्धन करेगा। क्या करेगा? समुद्री जीवों का संवर्धन करेगा। संवर्धन। ठीक है। अब आता है मेरी कल्चर, तो शहतूत की खेती मेरी कल्चर कहलाती है। उसके बाद सिट्रिकल्चर, तो सिट्रस फल मतलब खट्टे फल होता है, तो खट्टे फलों के उत्पादन का संवर्धन सिट्रिकल्चर कहलाता है। इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरणों और तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? इथनोलॉजी कहलाता है। जबकि इथनोग्राफी जो होता है किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन इथनोग्राफी कहलाता है। ठीक है। बायोनॉमिक्स आपको जैविक जगत में होने वाले कार्य और गुण पद्धति का अध्ययन बायोनॉमिक्स कहलाता है। बायोनॉमिक्स क्या कहलाएगा? तो जैविक जगत में होने वाले कार्य और गुण और पद्धति का अध्ययन बायोनॉमिक्स कहलाता है। पैलियोबोटनी यानी पादप वनस्पति का अध्ययन जो होता है पादप जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। यानी कि पैलियोलॉजी क्या कहलाता है? तो आपको पादप वनस्पति का अध्ययन कहलाता है। क्लियर? चलिए थोड़ा सा है और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। बीरबल साहनी को, किसको? बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति का जनक कहा जाता है। बीरबल साहनी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, याद रखिएगा आप लोग। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को, हम लोग पढ़े पीछे कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को, तो जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही बोला जाता है। आपको पता होना चाहिए 500 मतलब जंतु वगैरह के बारे में इन्होंने दिया, सब मतलब लिखा था। बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग 1801 में लेमार्क फ्रांस का और ट्रेविरेनस जर्मनी का नामक व्यक्ति ने किया था। यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविनस। लेमार्क कहाँ का था? फ्रांस का, और ट्रेविनस कहाँ का? जर्मनी का। लेकिन इन लोगों ने कब वो शब्द दिया? तो 1801 में दिया। वर्गीकी का पिता कैरोलस लिनियस को बोला जाता है। ठीक है, पहले भी बताए हैं। आइकोनोग्राफी यानी प्रतिमा या चित्रकला का अध्ययन जो होता है ना, आइकोनोग्राफी कहलाता है। तो लेक्सिकोग्राफी क्या कहलाता है? शब्दकोश का संकलन लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। जबकि पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी कहलाता है। पर्वतों का अध्ययन क्या कहलाता है?
ओरोलॉजी। चलिए इतना हो गया, अब हम कल से देखते हैं, थोड़ा सा एक और है आपको, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, ये भी देखते हैं। अब आगे बहुत अच्छा से आगे बताया गया है एटम बम वगैरह के बारे में, ये सब है। तो आज इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, कुछ ही देर में आपको फिर से बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर मिलेगा, और ये सब आपको इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। अब आप देखे होंगे कि इतना सारा फैक्ट आपको एक जगह मिला हुआ है जो आपको आपकी मार्क्स को इनहेंस करेगा। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।